हेलो दोस्तों। तो मैं लेके आ चुका हूँ भारत का वैभवपूर्ण अतीत का सेकंड पार्ट, जो कि है पुरातात्विक स्रोत। आज हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत में है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत है। और इसके अंदर है हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रारंभ 6000 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी तक पीछे चला गया है। ठीक है। इसी के साथ इतिहास के भौतिक साक्ष्य साक्ष्य इन्हीं स्रोतों में से है, यानी कि जो भौतिक साक्ष्य है वो इसी स्रोत में से है। तो आगे हम पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत के विभाजन निम्न अनुसार किए गए हैं, जो कि यह है। अब पढ़ेंगे हम। उत्खनन से प्राप्त पूर्वावशेष, अभिलेख। 3 नंबर है सिक्के व मुद्राएं। चौथा है स्मारक व भवन। और 5वां है मूर्तियां, शैलचित्र कला व अन्य कलाकृतियां। ठीक है। इसी के साथ उत्खनन से प्राप्त अवशेष, यह है पहला पॉइंट। तो हम पढ़ेंगे अभी। साथ में मर्दभांड और उपकरण है। इसके अंदर क्या है? मर्दभांड यह है जो संस्कृति है, परंपरा है। इसके साथ में हम औजार और उपकरण के बारे में भी पढ़ेंगे। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मर्दभांड संस्कृतियां विद्यमान रही है। कितनी? 4। ठीक है दोस्तों, कितनी रही है? 4। कौन सी कौन सी? 1 नंबर है गेरवे रंग युक्त मर्दभांड संस्कृति। ठीक है। सेकंड रही है काले व लाल मर्दभांड परंपरा। तीसरी रही है चित्रित स्लेटी रंग की मर्दभांड संस्कृति। चौथी रही है काली, यानी कि उत्तरी काली, जो है उत्तरी काली चमकीली परंपरा है, यह है चौथी। और इसके साथ बताया गया है उत्खनन में सड़कें, नालियां, भवन, तांबे व कांस्य सामग्री, औजार, बर्तन, आभूषण आदि पुरावशेष मिले हैं। यानी कि ये पुराने अवशेष हैं, ये मिले हैं किसमें? पुरातात्विक स्रोत के अंदर, जिससे तत्कालीन मानव समाज व संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। इसी के साथ आगे सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। सॉरी, अभिलेख। सेकंड है अभिलेख। भारतीय पुरा स्रोत में अभिलेखों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या बताया गया है? भारतीय पुरा स्रोतों में अभिलेखों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि अभिलेख है वह सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं किसमें? पुरातात्विक स्रोतों में। ठीक है। इसमें क्या है? इनमें संबंधित शासक व व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य व समसामयिक घटनाओं आदि का उल्लेख होता है किसमें? अभिलेखों में। जैसे कि आगे पढ़ेंगे, जैसे अशोक का अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख एवं प्रयाग प्रस्तुति के बिना प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी अधूरी है। इसमें क्या बताया गया है? प्रयाग प्रशस्ति, यह है पॉइंट देखो। प्रयाग प्रशस्ति के बिना प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी अधूरी है। आगे है अशोक के अभिलेख, खरोष्टी एवं ब्रह्मलिपि में। इसमें क्या बताया? इसी के अंदर है कि इसमें अभिलेखों में अशोक के अभिलेख है वो खरोष्टी एवं ब्रह्मलिपि है। ब्रहणी एक लिपि है जिसमें है। ठीक है। अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख तीनों प्रकार के अभिलेख मिलते हैं किसमें? अभिलेखों में। ठीक है दोस्तों। आगे जूनागढ़ का रुद्र दमन का शिलालेख भी काफी प्रसिद्ध है। जूनागढ़ का रुद्र दमन अभिलेख है वो काफी प्रसिद्ध है। स्तंभ लेखों में अशोक के अलावा चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ लेख और समुद्रगुप्त का प्रयागप्रस्थ लेख प्रमुख है इसमें। ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उसी के साथ देखना दोस्तों आप। ये जो नोट लिखा हुआ है ना, यानी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैंने नोट लिखा है इसमें। इसमें ताम्रलेख से गुप्तों के इतिहास की जानकारी भी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना कहीं पे, याद रखना। यानी कि ताम्रलेख है, जो तांबे के बर्तन के ऊपर लिखे जाते हैं उन्हें ताम्रलेख कहा जाता था। ताम्रलेख से गुप्तों के इतिहास की जानकारी भी, यानी कि गुप्त है यह जो वंश था, गुप्त वंश, वंश क्या था? वंश। ठीक है। गुप्त था वंश। इसमें प्रभावती गुप्ता का ताम्रलेख विशेष उल्लेखनीय है, ये भी आप नोट कर लेना। इसके अंदर बताया गया है ताम्र लेख किसका? प्रभावती गुप्ता का ताम्रलेख विशेष उल्लेखनीय है। यह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एग्जाम के अंदर। इसके बाद है तीसरा टॉपिक है सिक्के व मुद्राएं, जो हम पढ़ेंगे अभी।
प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्के, मुद्राओं व मोहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्के, मुद्राओं व मोहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या योगदान रहा है इसमें। इनमें शासकों के नाम, ये देखो, तिथियां, चित्र, वंश परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यों, कला, शासन की रुचि आदि की जानकारी मिलती है। इसमें क्या क्या बताया गया है, पढ़ते हैं दोबारा। देखो, इनमें शासकों के नाम, यानी जो शासक होते थे उनके नाम किस पे? सिक्के व मुद्राओं पर छपे होते थे। तिथियां, चित्र यानी कि उनकी जन्म तिथियां, चित्र उनके, वंश परंपरा यानी कि परंपरा क्या थी उनकी, जो उनका धर्म था वो भी लिखा जाता था। गौरवपूर्ण कार्य यानी कि उन्होंने अच्छे अच्छे काम क्या किए हैं वह भी उस पर लिखे होते थे। कला यानी कि कला क्या थी, कला, शासक की रुचि यानी कि शासक की रुचि क्या है वह भी लिखी होती थी। किसमें? सिक्के और मुद्राओं पर। इससे हमें इनकी जानकारी भी मिली है। कहाँ से मिली है? सिक्के और मुद्राओं से हमें इनकी जानकारी मिली है। सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी व तांबे के थे। ये देखो, ये बात इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सबसे पहले कौन से सिक्के मिले, तो हमें बताना है सिक्के मिले चांदी व तांबे के। ठीक है, इसके बाद है इन्हें पंचमारक या आहत सिक्के कहा जाता था। यानी पूछा भी जा सकता है चांदी व तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो पंचमारक या आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, मौर्यों के बाद हिंद यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की। यानी कि उसमें क्या है, ये जो मौर्य समाज था उसके बाद में हिंद यूनानी शासकों ने, यानी जो हिंदुस्तान के यूनानी शासक थे उन्होंने लेख युक्त यानी कि लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की। ठीक है, इसके बाद है कुषाणों के समय में स्वर्ण व तांबर सिक्के प्रचलन में आए। ये जो कुषाण वंश था, ये एक वंश था। ऐसे वंश के बारे में बताया गया है कौन से वंश में कौन से सिक्के आए थे। ठीक है, कुषाणों के समय में स्वर्ण व तांबर सिक्के प्राप्त, यानी कि सोने व तांबे के सिक्के प्रचलन में आए। ठीक है, और गुप्त काल में कौन सा है? गुप्त काल में स्वर्ण व रजत मुद्रा चलन में आई, यानी कि सोने की और रजत की मुद्राएं चलन में आई। ठीक है, इसके बाद है सिक्कों पर राजा का नाम, राज चिन्ह, धर्म चिन्ह व तिथि अंकित होती थी। कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी भी सिक्कों से मिलती थी। ठीक है, इसमें क्या है, दोबारा पढ़ना। सिक्के पर राजा का नाम, यानी कि राजा होता था उसका नाम, राज चिन्ह यानी कि उसकी जो उसका जहाँ का शासन था, जैसे कि कहीं का भी हो, उस जगह का नाम, जगह के चिन्ह होते थे, राजा के जो राज चिन्ह होते थे वह भी सिक्कों पर होते थे, और धर्म चिन्ह भी सिक्कों पर होते थे तथा उनकी तिथि अंकित की जाती थी। ये इन सभी घटनाओं की जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त हुई है। ठीक है, सिक्कों से प्राप्त जानकारी, यानी कि सिक्कों से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। एक नंबर है तिथि क्रम निर्धारण, यानी कि तिथि का क्रम निर्धारित किया जाता था। धार्मिक विश्वास की जानकारी, यानी कि ये धर्म पर विश्वास करते थे या नहीं, उनकी इसकी भी जानकारी मिलती थी। कला पर प्रकाश, कला की जानकारी मिलती थी। व्यापार व आर्थिक स्तर की जानकारी भी सिक्कों से मिलती थी, यानी कि उसका व्यापार है और आर्थिक, यानी कि उसकी आर्थिक दशा के बारे में सिक्कों से मिली है जानकारी। और इसके साथ है साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान, यानी कि उसका राज्य था उनकी सीमा का ज्ञान भी हमें सिक्कों से मिला है। नवीन तथ्यों का उद्घाटन, शासकों की रुचियों का ज्ञान, यानी कि जो शासक की रुचियां होती थी उसका भी ज्ञान हमें सिक्कों से मिला है। ठीक है दोस्तों, या आप इसे नोट कर लेना, कहीं पे देख लेना या स्क्रीनशॉट भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम पढ़ेंगे चौथा टॉपिक कौन सा है, देखते हैं। स्मारक व भवन। तो हम पढ़ेंगे स्मारक व भवन। इसमें क्या है, इससे उस समय की कला, संस्कृति व राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। स्मारक व भवन में बताया गया है, इसमें उस समय की, कौन से समय की आगे बताया गया है, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अवशेषों से हमें वहाँ की सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। यानी कि क्या मिलती है, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अवशेषों से, यानी ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक सभ्यता है दो, इनके जो अवशेष मिले हैं, पूरा अवशेष है जो भी है, पुराने अवशेष मिले हैं, वहाँ की सभ्यता की संस्कृति की जानकारी हमें स्मारक व भवन में पता चलेगी। ठीक है, देवगढ़ व भित्री गांव मंदिर से गुप्तकालीन धार्मिक व सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी मिलती है।
ये इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ व भितरी गांव मंदिर से गुप्तकालीन धार्मिक, यानी कि गुप्त काल ये वंश था उसके बारे में बताया गया है। गुप्तकालीन धार्मिक व सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? स्मारक व भवन के अंदर। तो आगे 5वां टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी, मूर्तियाँ, चलचित्र कला व अन्य कलाकृतियाँ। इसमें क्या देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल में दिखना रहा था, प्रागैतिहासिक काल में अनेक शिलाश्रय में तत्कालीन मानव द्वारा चित्रांकन किया गया है जिसे शैल चित्रकला कहा जाता था। यानी कि इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, दोबारा पढ़ लो इस चीज़ को। प्रागैतिहासिक काल यानी कि जो पुराना इतिहास था उसके काल में अनेक शिलाश्रय में तत्कालीन मानव द्वारा चित्रांकन यानी कि मनुष्य के द्वारा चित्र किया गया जिसे शैल चित्र, यानी कि जो कहीं पर पत्थरों या सिक्के, चांदी के, तांबे के, अन्य पदार्थ कहीं पे भी मनुष्य के द्वारा बनाए गए चित्रांकन थे उन्हें शैल चित्रकला का नाम दिया गया। ठीक है, इसके बाद है वैभवशाली भारत की उपलब्धियां, यानी कि जो हमारा वैभवशाली गौरवमयी भारत था उसकी क्या क्या उपलब्धियां थी। ठीक है, देखते हैं। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, धर्म, समाज, कला, साहित्य एवं विज्ञान प्रारंभ से उत्कृष्ट रहे हैं। क्या क्या? भारतीय सभ्यता में संस्कृति यानी कि हमारी जो संस्कृति है वो प्रारंभ से चली आ रही है, धर्म भी हमारा प्रारंभ से है, समाज, कला, साहित्य एवं विज्ञान, ये जो विज्ञान है ये भी पुराने समय से ही है हमारे भारत के अंदर। भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया गया है। किसके गुरु का? विश्व गुरु का दर्जा हमारे भारत देश को मिल चुका है। आर्थिक समृद्धता की बात करें तो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, यानी कि जो गरीबी की बात की जाए भारत में तो हमारा भारत कभी गरीब नहीं था, यह बात आपको याद रखनी है। यानी कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, यानी कि इतना सोना था हमारे देश के अंदर, सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, नैतिक एवं मानवीय आचरण में भी भारत सदैव अग्रणी रहा है, यानी कि जो भारत का व्यवहार है दूसरे देशों के प्रति वह बहुत ही अग्रणी रहा है, बहुत गौरव में रहा है। ठीक है, अथर्ववेद में पृथ्वी शुक्र में भारत भूमि को माता के रूप में माना है। क्या गया है? अथर्ववेद में बताया गया है, अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त, यानी पृथ्वी सूक्त एक है, यह एक सूक्त है पृथ्वी सूक्त, किसमें? अथर्ववेद में। पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि को माता के रूप में माना गया है और विश्व को एक परिवार के रूप में जिसे नाम दिया गया है वसुदेव कुटुंबकम में स्वीकार किया गया है, यानी कि विश्व को एक परिवार के रूप में स्वीकार किया गया जिसे नाम दिया गया वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज का पुरातात्विक स्रोत हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आगे बने रहिए करंट एजुकेशन के साथ, आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।